नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर म्यूजिक थ्योरी पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड। टॉपिक है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की पद्धति की स्वर लिपि का विस्तृत और तुलनात्मक अध्ययन। तो स्वर लिपि के बारे में, संगीत स्वर लिपि के बारे में बातचीत करने से पहले हम ये समझ लें कि बोलचाल की भाषाओं में भी विश्व में अलग अलग लिपियाँ होती हैं। बोलचाल भाषाओं की लिपियाँ होती है, उनमें भी वही लिपि सबसे अधिक पूर्ण समझी जाती है जो किसी भाषा में उच्चारित होने वाले सभी ध्वनियों को यथा रूप में अंकित कर सके। तो इसी दृष्टि से देवनागरी लिपि भी सबसे अधिक उपयोगी मानी गई है, क्योंकि ये एक ऐसी लिपि है, हमारे हिंदी और उसके समकक्ष सभी भाषाएं देवनागरी लिपि से संबंधित है। तो देवनागरी लिपि ऐसी लिपि मानी गई कि उसमें उच्चारण वाले सभी ध्वनियों का पूर्णांकन किया जा सकता है, इसलिए विश्व में सबसे श्रेष्ठ लिपि मानी गई है। तो इसी प्रकार संगीत लिपि की कसौटी भी यही होनी चाहिए कि उसमें संगीत के स्वर, लय, ताल, उच्चारण, मौन आदि के भेदों से संबंधित सूक्ष्मताओं का यथापूर्ण अंकन हो, तभी वो उत्तम प्रकार की स्वर लिपि पद्धति समझी जा सकती है। लेकिन संगीत की सभी सूक्ष्मताओं का पूरा अंकन करना तो संभव है नहीं, क्योंकि ये अपने आप एक अद्भुत विषय है, इसकी शैली अद्भुत है। फिर भी जितना संभव हो उतना पूर्ण करने का यत्न किया जाना चाहिए। तो इसी संबंध में उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में दो महान विद्वान हुए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, जिनकी अपने अपने स्वर लिपि पद्धतियाँ हैं, जिनका हम उत्तर भारतीय संगीत जो कर्नाटक और दक्षिण को छोड़ के संपूर्ण भारत में प्रचलित है, तो इन्हीं दो पद्धतियों का हम आज अनुसरण करते हैं। तो इन दोनों पद्धतियों का आज विस्तृत अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर की पद्धति के स्वर लिपि चिन्ह। तो उनसे पहले इस पद्धति के बारे में जानते हैं कि पंडित जी पलुस्कर जी ने जो पद्धति बनाई थी, उसमें कालांतर में उनकी शिष्य परंपराओं के साथ उसमें काफ़ी परिवर्तन हुए, और शुरू में जो स्टार्टिंग उन्होंने बनाई थी आज भी उसी का अनुसरण करते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन है। तो पंडित जी ने उनकी बनाई हुई संगीत पद्धति सूक्ष्म तथा पूर्ण मानी जाती है, अतः वैज्ञानिक कसौटी में खरी उतरती है। प्रत्येक स्वर या अक्षर का मात्रा मूल्य, उनके प्रत्येक स्वर और अक्षर का मात्रा मूल्य को विभिन्न चिन्हों द्वारा उसी स्वर या अक्षर के नीचे अंकित करने की उनकी योजना थी। अर्थात प्रत्येक स्वर और अक्षर उसकी मात्रा काल का दर्शाने के लिए उन्हीं के नीचे अलग अलग चिन्ह पंडित जी ने बनाए थे। तो इस पद्धति के ये भी एक विशेषता है, कोई भी स्वर या अक्षर कितनी मात्रा लिए हुए हैं या एक मात्रा का कितना अंश लिए हुए हैं, ये उस स्वर के नीचे ही विभिन्न चिन्हों द्वारा अंकित किया जाता था इस पंडित पलुस्कर पद्धति में। उसके उपरांत विश्रांति के स्थान, सांस तोड़ने के स्थान आदि सूक्ष्म उच्चार भेद के लिए भी उन्होंने भिन्न भिन्न चिन्ह बनाए। तो कहने का मतलब इनकी पद्धति में हर चीज़ के अलग अलग चिन्ह बनाए गए। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। तो फिर भी संगीत की सभी सूक्ष्मताओं को लिपिबद्ध करना असंभव। इसके लिए तो गुरु के सम्मुख बैठ के सीखने से ही ये बातें संभव है। फिर भी पंडित जी ने, इन दोनों विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से काफ़ी परिश्रम किया है, और जिनकी परिश्रम के फलस्वरूप जो पद्धति विकसित हुई है, उनका आज संपूर्ण भारतीय संगीत पद्धति में उपयोग किया जा रहा है।
तो पंडित जी की दिगंबर पुलुस्कर पद्धति में शुद्ध स्वर के लिए कोई निशानी नहीं थी। अगर किसी राग में किसी स्वर का कोमल विकृत रूप ही प्रयोग में आता हो तो उसके लिए संगीत लिपि देने के पूर्व अर्थात बंदिश से पूर्व ही उसकी विकृत अवस्था के बारे में सूचना दे दी जाती थी। ये पुलुस्कर पद्धति की का एक नियम था। और किसी राग में एक ही स्वर के शुद्ध कोमल अथवा अति कोमल अथवा तीव्र और तीव्रतर रूप आते हैं तो उसके लिए भी अलग चिन्ह थे। जैसे अति कोमल के लिए ये चिन्ह था। तीव्रतर के लिए इस चिन्ह का यूज किया गया और शुद्ध के लिए इस प्रकार चिन्ह यूज किया गया। हालांकि अब ये चिन्ह वर्तमान में दिखा नहीं, उनकी शिष्य परंपराओं में के बाद ये इतने स्पष्ट यूज नहीं होता है। तो जिन स्वरों में कोई चिन्ह नहीं होता वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर समझे जाते हैं। जैसे रे ग मा प, इनमें कोई चिन्ह नहीं है। जिन स्वरों के नीचे हलंत का चिन्ह होता है उन्हें कोमल या विकृत स्वर समझे जाते हैं। जैसे ये हलंत के चिन्ह जो हमारे हिंदी के शब्दों में भी देखने को मिलता है, संस्कृत हिंदी में। तीव्र मध्यम को उल्टे हलन द्वारा दिखाया जाता है। ये उल्टा हलंत है तीव्र मध्यम। ऊपर बिंदु वाले स्वर मंद्र सप्तक के जाने जाते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए उनके ऊपर बिंदु लगाए जाते हैं पुलुस्कर पद्धति में। और जिन स्वरों के ऊपर खड़ी लकीर होते हैं वे तार सप्तक के स्वर होते हैं। जैसे ये है, ये खड़ी लकीर है तो ये तार सप्तक के स्वर है। छठा, स्वर पर मात्राओं के लिए इस प्रकार चिन्ह है। जैसे स्वर की मात्राओं, कितने मात्राओं के स्वर हैं उनके लिए, तो ये स्वर है 4 मात्रा का। 4 मात्रा के स्वर को दर्शाने के लिए इसका तो अर्थात है सा, उसके नीचे अगर ये क्रॉस का निशान लगा तो ये सा 4 मात्रा का है। ये 2 मात्रा का है। जैसे सा के नीचे 2 मात्रा, या कोई से सा की नहीं, कोई से स्वर के नीचे इस प्रकार का चिन्ह हो तो वो 2 मात्रा का चिन्ह, 2 मात्रा का स्वर है। 1 मात्रा के स्वर के लिए इस प्रकार का चिन्ह है। आधी मात्रा के लिए इस प्रकार का चिन्ह। तो जैसे सा के नीचे ये लिखा दिया तो सा आधी मात्रा का हो गया। और सवा मात्रा के लिए, जिसको 1/4 बोलता है, पाव मात्रा बोलते हैं इसको, तो उसके लिए इस प्रकार का चिन्ह है पुलुस्कर पद्धति में। तो यहाँ पे प के नीचे जैसे लगा दिया तो ये सवा मात्रा का हो गया, या पाव मात्रा का हो गया। और आधा पाव मात्रा के लिए इस प्रकार का चिन्ह है। तो 1/8 इमा के लिए नीचे इस प्रकार चिन्ह लगा दिया तो ये आधे पाव मात्रा का स्वर हो गया। आगे हैं स्वर के उच्चारण के लिए अवग्रह चिन्ह, जैसे एस, अंग्रेज के एस का तरफ प्रयोग करते हैं। और गीत के अक्षरों के ठहराव को लंबा करने के लिए बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो ये इनकी पद्धति की निशानी है। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि किसी भी लय कार्य की निशानी के आगे, जैसे स्वर है तो लय कार्य का स्वर है, कि स्वर के आगे एक बिंदु लिखने से इसकी मात्रा 1.5 गुनी हो जाती है। 1.5 गुनी हो जाती है। जैसे सा है, सा है 4 मात्रा का है सा, इसके आगे अगर एक बिंदु लगा देते हैं तो ये 1.5 गुण जुड़ जाएगी इसका, अर्थात 4 का आधा 1.5 गुण, तो ये बराबर हो जाएगा सा बराबर कितने मात्रा का हो गया, 6 मात्रा का हो गया। वैसे ही
ये आधी मात्रा है, आधी मात्रा चिन्ह जैसे सा है, ये आधी मात्रा का साइज क्या आगे लगा देंगे, 1.5 गुना हो गया, तो इसकी 1.5 गुना बढ़ जाएगी, तो आधी, फिर आधी के बाद ही अर्थात बराबर, ये 3/4 बन गया, अर्थात पौन गुण बन गया। और स्वर के उच्चारण के लिए अवग्रह चिन्ह, उच्चारण के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो हमारे डैश का प्रयोग करते हैं, जैसे भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में डैश का प्रयोग करते हैं, जो आगे बताया जाएगा। और गीत के अक्षरों के ठहराव को लंबा करने के लिए बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे भातखंडे संगीत पद्धति में गीत के अक्षरों के ठहराव को लंबा करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसमें बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर भातखंडे पद्धति में इसको दिखाया जाए तो यहाँ अवग्रह की जगह डैश डैश होता, और ये अवग्रह ये बिंदुओं की जगह होता, तो ये पलुस्कर पद्धति है। और भातखंडे पद्धति में ये इस प्रकार हो जाता, और ये भातखंड पद्धति इस प्रकार हो जाता। आगे हैं स्वरों के नीचे 1/3 1/6 लिखे हो तो वहाँ एक मात्रा में 3 या 6 स्वर बोले जाते हैं, जैसे सा, तो 1/3 करता ऊपर की तो एक मात्रा है और नीचे के सुर हैं पंडित पलुस्कर पद्धति में, तो जैसे 1/3 है सा, 1/3 तो बराबर एक मात्रा में, ये इस प्रकार इनकी क्रम संख्या हो जाएगी। यह एक मात्रा में 3 स्वर हो जाएंगे। स्वर कोई भी हो सकते हैं। कर्ण स्वर के लिए वही पंडित भातखंडे पद्धति या जो चलते हैं ग्रेस नोट, जिसमें ऊपर का कर्ण स्वर मतलब मध्यम को लगाने से पूर्व हल्के से ग को टच करना होता है, ऐसे सभी स्वरों में लागू होता है। सम के लिए एक का चिन्ह लगाते हैं, खाली के लिए प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और अन्य तालियों के लिए गिनतियों का प्रयोग करते हैं। ये बाद के पद्धति में पंडित पलुस्कर पद्धति में बाद में चेंज हुए। इससे पहले सम के लिए तो एक ही था, और खाली के लिए 3 अंक का प्रयोग किया जाता था, और बाकी तालियों के लिए 2 अंक रखा जाता था। लेकिन बाद में शिष्य परंपराओं ने इसमें इस पद्धति में थोड़ा सा चेंज किया। उसके लिए सम के लिए तो एज इट इज़ पहले जैसे नियम रखा गया, और खाली के लिए प्लस का चिन्ह रखा गया, और अन्य तालियों के लिए गिनतियों का प्रयोग किया गया। अर्थात जैसे जिस गिनती में तालियां तो उसी गिनती का प्रयोग है। जैसे 3 ताल में पहली ताली पहली मात्रा में, दूसरी ताली 5वीं मात्रा में तो 5, और तीसरी ताली 13वीं मात्रा में तो 13। तो इस प्रकार 3 ताल का हो जाएगा 1 खाली 5 नहीं सॉरी 1 5 खाली और 13, इस प्रकार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना है। इसके अगले वीडियो में पंडित भातखंडे पद्धति के स्वर लिपि चिन्ह और उनका विष्णु दिगंबर पद्धति से तुलनात्मक अध्ययन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।